हेलो और वेलकम है आप सब लोगों का। काफ़ी टाइम बाद कोई वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो इसलिए बना रहा हूँ यार, कुछ टाइम से थोड़ा पब्लिक का प्यार मिल रहा है, कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। और रिसेंटली मैं गया था श्री केदारनाथ धाम की ट्रिप पे। तो कोई पर्टिकुलर वीडियो या कंप्लीट कोई ब्लॉग तो नहीं बनाया था, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम गया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं मुझे नहीं मालूम पड़ी और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस नए हुए और काफ़ी सारे लोगों को मैंने दिक्कत में देखा और चीज़ों की जानकारी ना होते हुए देखा। कुछ लोग फैमिली के साथ आ रहे थे, कुछ लोग अकेले आ रहे थे। तो चलो हमने तो कर लिया, लेकिन मैंने सोचा जो भी एक्सपीरियंस रहा एक बार सब लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ डिटेल देते हैं, इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करते हैं। तो जो भी लोग जाते हैं उनको काफ़ी आसानी हो सकती है और काफ़ी इजीली कर सकते हैं श्री केदारनाथ धाम को। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अभी आप लोगों ने देखी कुछ झलकियाँ मेरी केदारनाथ ट्रिप की। मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं अपने कैमरा और एक्सेसरीज लेके नहीं गया था। सिर्फ मोबाइल से ही वीडियो बनाया था और अभी भी मैं सिर्फ मोबाइल से ही ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट एक्सेसरीज अभी मैं यूज़ में नहीं ले रहा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि जाने से पहले लेके क्या जाना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो जो अपने साथ रखनी चाहिए, अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं, कोई भी मेडिकेशन लेते हैं या आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, साँस लेने में प्रॉब्लम है या आपको चढ़ाई चढ़ने में साँस फूलती है, तो उस चीज़ की कोई दवाई, जैसे कि माउंटेन सिकनेस की एक दवाई आती है डैमोक्स, तो वो अपने साथ ज़रूर रखें। जो भी माउंटेन ट्रिप होती है या जो भी हाइकर्स जाते हैं, ज़रूर ये रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ तो आपके साथ होनी चाहिए और जो अपनी मेडिकेशन या दवाइयाँ आपकी हैं, वो अपने साथ ज़रूर रख लें। दूसरी ज़रूरी चीज़ों में आता है वेदर के अकॉर्डिंग, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग अपने कपड़े। सपोज़ अगर आप मई या जून में प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम काफ़ी गर्मी रहती है। जब तक आप केदारनाथ धाम पे कंप्लीट टॉप तक पहुँचे तब तक काफ़ी गर्मी रहेगी, इवन ट्रैकिंग टाइम पे भी। तो कपड़े उस हिसाब से हल्के से लें या जैसे भी, या सनस्क्रीन या क्रीम जो अपनी स्किन पे लगाएँ, जिससे आपको सनबर्न ना हो या फिर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप लोग बारिशों में जा रहे हैं जुलाई और अगस्त, जबकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस टाइम में किसी को जाने के लिए क्योंकि काफ़ी सारी लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिलेंगे रास्ते पे और काफ़ी ज़्यादा आपका प्रॉब्लम हो सकता है रूट में। लेकिन फिर भी अगर आप जा रहे हैं जुलाई और अगस्त में, तो अपने साथ थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े जो कि बारिश में गीले होने की आशंका हो सकती है, और रेनकोट, कोई अच्छा रेनकोट अपने साथ रख लें। शू एक एक्स्ट्रा रख लें और मोजे वगैरह जो भी एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा कपड़े रखते चलें क्योंकि गीले हो सकते हैं कपड़े, और पॉली बैग्स और अपना रेनकोट ज़रूर लेके घूमें अपने साथ। और अगर आप जा रहे हैं सितंबर और अक्टूबर की सीज़न में, मोस्टली सितंबर एंड या अक्टूबर में, तो ज़रूर ठंड के कपड़े अपने साथ ज़्यादा रख लें क्योंकि अ, ऊपर ट्रैक तक पहुंचने से पहले भी आपको काफ़ी ठंड और इन चीज़ों का, मतलब शाम के टाइम पे एक्सपीरियंस हो सकता है। तो अपने साथ थोड़े ठंड के कपड़े एक्स्ट्रा रख लें या जो कंफर्टर होता है जो हम अंदर से पहनते हैं वो अपने साथ ज़रूर रख लें, तो आपके काफ़ी काम आएगा। और ज़रूरी चीज़ों में अपने पावर बैकअप, जिससे आप अपने मोबाइल चार्ज कर सकें, मोबाइल के केबल, चार्जर, ये चीज़ें तो चलो हर ट्रिप पे काम आती है तो ज़रूर अपने साथ उठा लें। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने जो जाने की टिकट्स हैं या जो अपने जाने का जो भी आपने साधन रखा है, चाहे अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं, जैसे भी गवर्नमेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो उन सब के बुकिंग्स पहले से ही करा के रखें। और आपको उत्तराखंड में एंट्री करने के लिए या जो धाम वाली जगहों पे जाएँ या जो थोड़ी रिस्की जगह हैं, इन जगहों पे जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है यूके गवर्नमेंट की साइट पे। यूके मतलब उत्तराखंड, इट्स नॉट यूनाइटेड किंगडम। यूके गवर्नमेंट की साइट पे आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवा लें अपना, काफ़ी ईज़ी प्रोसेस है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पे भी एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे। तो उस पे रजिस्ट्रेशन करा के अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर साथ में ले जाएँ या अपने मोबाइल में साथ में रख लें। अब अपन आ जाते हैं, चीज़ें तो हो गई, अब घर से निकलें और वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो मैं रूट की बात कर रहा हूँ कि रूट क्या लें। अब मैं गया था दिल्ली से, नोएडा से, तो जो मैंने रूट लिया वो था दिल्ली नोएडा से जो मेरठ वाला एक्सप्रेस वे टूवर्ड्स ऋषिकेश या हरिद्वार पे जो रास्ता जाता है वो लेके।
एंड फिर ऋषिकेश से देवप्रयाग की तरफ और देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग। बट रुद्रप्रयाग में एंटर नहीं होना है, वहाँ वहाँ से कट आता है केदारनाथ जाने का, तो वो कट लेके केदारनाथ की तरफ बढ़ जाना है, जो कि आपको सोनप्रयाग की तरफ ले जाएगा। अगर केदारनाथ नहीं भी तो सोनप्रयाग की तरफ चल दें, क्योंकि सोनप्रयाग ही लास्ट जगह है जहाँ पे आप अपने व्हीकल तक या किसी भी दूसरे व्हीकल से जा सकते हैं जो भी आपने बुक कराया होगा। क्योंकि सोनप्रयाग के बाद आपको गौरीकुंड तक पहुँचने के लिए जो गवर्नमेंट की टाटा सुमो चलती हैं, जिसमें पर पर्सन 50 रुपीज़ की टिकट लगती है, तो आपको उस टाटा सुमो में बैठ के 50 रुपीज़ की टिकट में गौरीकुंड तक जाना है, और फिर गौरीकुंड से आपकी ट्रैकिंग चालू होगी। अब ट्रैकिंग आप कर सकते हैं या तो अपने पैरों पे खुद से, या तो घोड़े और खच्चर पे, और या तो आप कर सकते हैं पालकियों पे। और जो एजेड लोग हैं या जो बच्चे हैं, या अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है तो ज़रूर आप पिट्ठू हायर कर सकते हैं, पिट्ठू के साथ जा सकते हैं ट्रैकिंग पे। अब जो ट्रैकिंग पे जाने के लिए या फिर केदारनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम तक मंदिर तक पहुंचने के लिए जो भी साधन है उन साधनों में से एक है हेलीकॉप्टर। लेकिन जो अगर सबसे सस्ता एक्चुअली माना जाए, जबकि हेलीकॉप्टर का नाम सुनेंगे तो सस्ता आप बोलेंगे कि कैसे, लेकिन सबसे सस्ता जो टिकट है वो हेलीकॉप्टर का ही है। एक साइड पे 2300 2300 सिर्फ, और हेलीकॉप्टर जाता है तीन जगहों से, पाटा, सिरसी और गुप्तकाशी। लेकिन अभी तीनों जगह पे ऑपरेट नहीं हो रहा मौसम के कारण या जो भी रीजन है। तो हेलीकॉप्टर का ऑलमोस्ट 2300 से 2700 तक की रेंज में रहता है रेंट। और जो सेकंड ऑप्शन आता है, फिर यहाँ पर आप अपना घोड़ा खच्चर ले लें। घोड़ा खच्चर लेने के लिए 2700 या फिर 2500। अब इन दोनों में से आपको 200 की बचत कर सकते हो। उसकी एक मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप दूंगा। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप सोनप्रयाग से टाटा सुमो में बैठ के जाते हैं और वहीं से अपना घोड़ा या खच्चर बुक करा लेते हैं, तो वहाँ पे आपको लगेंगे 2700 यानी कि 2700। और वो घोड़ा और खच्चर जो भी होगा वो आपको गौरीकुंड से उठाएगा और ऊपर लेके जाएंगे केदारनाथ टेम्पल तक। लेकिन अगर आप वही टिकट जहाँ गौरीकुंड से आपको घोड़ा उठाता है वहीं पे भी काउंटर है, वहाँ से भी कराए, तो वहाँ से आपको पड़ेंगे 2500, जिसमें कि आपको 200 की बचत हो जाएगी। ये है कुछ नहीं, मुझे समझ में नहीं आया इनका टैक्स क्या है, या पब्लिक से सिर्फ 200 रुपये एक्स्ट्रा लूटने हैं या इकट्ठा करने हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर घोड़ा मिल ही गौरीकुंड से रहा है और गौरीकुंड पे भी टिकट का ऑफिस है जहाँ से आप घोड़ा बुक कर सकते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा 200 देके 2700 में सोनप्रयाग से करने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है। तो उस 200 से आप कुछ पैसा चला लें या आप जैसे भी चाहे यूज़ कर लें, लेकिन हाँ एक टिप है, आप 200 भी बचा सकते हैं। क्योंकि जो पहली बार जाते हैं जिनको नॉलेज ना हो वो यही सोचेंगे कि चलो यार यहाँ से टिकट कर लें, आगे जाके तो क्या होगा, क्योंकि वो जो घोड़े वाले हैं वो बोलते हैं काफ़ी भीड़ है आगे, आपको टिकट मिलेगी नहीं, या एक्स वाई जेड जो भी रीजंस हैं। तो आप ज़रूर अपनी टिकट गौरीकुंड से लें घोड़े की, और वहीं पे घोड़ा मिल जाएगा आपको ईजिली। तो वहाँ से आपको पड़ेंगे 2500 घोड़े के। और अगर आप पालकी लेते हैं, पालकी मतलब बहुत ही आप एजेड हैं या बहुत ही ज़्यादा वेट है, आप नहीं ही चढ़ सकते, या आपको कोई ऐसी बीमारी है, या आप जो भी रीज़न हो सकता है आप पालकी लेना चाहें, तो वो पालकी आपको चार लोग आपको उठा के चलेंगे, और आप आराम से लेटे हुए होंगे उस पालकी में। आराम से तो नहीं, बट आप लेटे हुए होंगे एक कंफर्टेबल पोजीशन में, और चार लोग आपको उठा के उस पालकी में जाएंगे। और उसका किराया है 8000 रुपये पालकी का, एक साइड का। ये सारे किराया मैं एक साइड का बता रहा हूँ। और घोड़े का जो रिटर्न किराया है वो 1700 है। हेलीकॉप्टर का जो रिटर्न किराया है वो ऑलमोस्ट इतना ही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर को चढ़ाई या लेटाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पालकी का रिटर्न किराया मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि कितना है, बट 8000 से तो कम ही है वापस आने के टाइम पे। और जो एक और मोड ऑफ ट्रैकिंग बोल सकते हैं तो वो है पिट्ठू। तो पिट्ठू पे आप अपना या तो सामान रखने हैं, या कोई बच्चा है उसको बिठा सकते हैं, या कोई एजेड लेडी है उसको बिठा सकते हैं। और कहीं सारे पिट्ठू जो लंबे चौड़े या जिनको ताकत हो जो आपको ले जा सके, तो वो नॉर्मल लोगों को भी ज़्यादा वेट ना हो जिनका, उसको बिठा लेते हैं। लेकिन जब मैंने पिट्ठू पूछा था तो मुझे एक पिट्ठू ने बोला था कि 9000। तो काफ़ी मतलब पिट्ठू से आप थोड़े बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि
वो बीच रास्ते से भी आपको मिल जाएँगे, या आप जब ऊपर पहुँचने वाले होंगे तब भी मिल जाएँगे, या कहीं न कहीं जो खाली जा रहा होगा वो मिल जाएगा, या आपको सिर्फ़ अपना सामान ही रखना है, तो आप उस हिसाब से बार्गेन कर सकते हैं पिट्ठू से। क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन मैं देखता था बीच में ऐसा हो रहा था। तो ये है सारे जैसे भी आप ट्रैकिंग कर सकें, लेकिन जो सबसे बेस्ट मैं मानूँगा कि आप अगर ट्रैकिंग कर सकते हैं तो अपने पैरों पर करिए। इतनी श्रद्धा से जब आप अपने जगहों से आ रहे हैं दूर-दूर से, और अगर आप समर्थ हैं वो ट्रैकिंग करने में, भले ही टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप वो ट्रैकिंग करिए, आपको प्रकृति का बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और काफ़ी आनंद होगा, और जब आप पहुँचेंगे मंदिर तक या ट्रैकिंग कंप्लीट करेंगे तो दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। अपने ही दिल को सुकून मिलेगा कि चलो मैंने कर लिया। अब तीसरी बात ये आती है कि स्टे कहाँ करें और स्टे के क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब ऊपर केदारनाथ टेम्पल तक पहुँच जाते हैं तो स्टे का काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि मंदिर के जो आस-पास में है ये मंदिर है, और इसके आस-पास में जो होटल्स हैं, जो भी है, मतलब बहुत ही डेवलप्ड होटल्स नहीं है, काफ़ी छोटे-छोटे होटल्स हैं, एक-एक होटल में कहीं पे फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब काफ़ी नॉर्मल रेंज। अगर आप नॉर्मल सिटी में कहीं जाएँ और ऐसे होटल आपको दिखें तो आप रहना भी पसंद ना करें उनमें। लेकिन ऐसे होटल्स के रेंट भी अराउंड 10,000, 8,000 और 6,000, 7,000 आपको सुनने के लिए मिलेंगे। और ये एक अ, दिन का रेट है, मतलब एक दिन, मतलब आप अगर चेक इन करते हैं तो अगले दिन आपको 12 बजे भी नहीं, साढ़े 9 या 10 बजे तक होटल चेकआउट करना है। तो ये ऑलमोस्ट मतलब एक रात का रेट है जो आप वहाँ रुकेंगे मंदिर के आसपास। आसपास से अगर थोड़ा दूर हट के आप पीछे की थोड़ी गलियों में जाते हैं आजू बाजू में, तो वहाँ भी आपको होटल मिल जाएंगे, बट 4,000, 4,500, 5,000 की रेंज में मिलेंगे। तो यहाँ तो अगर आप ग्रुप में हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि जैसे मैं था, मुझे 2-3 लोग और मिल गए थे, तो हम लोगों ने शेयर करके एक 4,000 का रूम ले लिया, क्योंकि जस्ट एक रात रुकना ही था। रूम में कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना गर्म पानी, ना कुछ, ना बेड ढंग से थे, ना कुछ भी। तो 4,000 चीपेस्ट जो मैंने लिया था, जो कि मंदिर से कुछ 200 मीटर के दूरी पे था, एक सामने वाली गली में, जो कि मुझे सही लगा कि मैं चलो कभी भी आ करके और मंदिर का दर्शन कर सकता हूँ। और टेंट रहते हैं, काफ़ी सारे टेंट्स रहते हैं। तो टेंट का कैसे रहता है ना, मंदिर से जितना दूर पीछे चढ़ाई पे टेंट हुआ, कोई-कोई टेंट 1 डेढ़ किलोमीटर पीछे भी लगे हुए हैं मंदिर के, जो कि आपको सुबह को फिर ट्रैक करके यहाँ वापस जाने के लिए उसी रास्ते पे, ट्रैक नहीं है एक्चुअली में, वो रास्ता ही है, मतलब थोड़ा चढ़ाई है उस पे। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं कि मैं 1 डेढ़ किलोमीटर कभी भी मंदिर में जाके फिर जा सकता हूँ, तो आप टेंट में स्टे कर सकते हैं। टेंट के ऑप्शंस आपको 500, 400, इवन 300, और बहुत ही ज़्यादा आप दूरी पे भी ले रहे हैं तो और भी चीप रेट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द सीजन। मई जून में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ही तगड़ा सीजन रहता है, तो उस टाइम पे तो भाई आप भूल जाइए कि आपको रेट मिलेंगे, कि जहाँ पब्लिक बस उनको जगह मिल जाए रात बिताने की, और ठंड और बारिश से बचने की, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है। तो ये है ऑप्शन ऊपर की साइड रहने के। और नीचे अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो सोनप्रयाग में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो पार्किंग है सोनप्रयाग की, उसके बिल्कुल पास में ना रुकें, क्योंकि बिल्कुल पास में जो रूम्स है ना वो 1500, 1400, 1300 थोड़े कॉस्टली लगे मुझे। लेकिन अगर आपके पास व्हीकल है और अगर आपको साधन है कि मैं सुबह को अपने व्हीकल में आऊँगा और पार्किंग में व्हीकल लगाऊंगा और यहाँ से टाटा सुमो लेके गौरीकुंड जाऊँगा, तो आप 2-3 किलोमीटर पीछे पार्किंग से काफ़ी सारे सही-सही होटल्स मिल जाएँगे विथ फैसिलिटी, गीज़र वगैरह मिल जाएगा आपको, और कंबल वगैरह, और कंफर्टेबल रूम्स मिल जाएँगे 600, 500, 700 की रेंज में। जो कि अगर आप पार्किंग के पास रहते हैं तो ऑलमोस्ट उसके डबल 1400-1500 आपको पे करने पड़ेंगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, पार्किंग के पास में ही गौरीकुंड का मार्केट है, जिस पे गौरीकुंड जाने से पहले जो सोनप्रयाग का मार्केट आता है हल्का-सा। तो अगर आपको मार्केट एक्सप्लोर करना है तो आप जहाँ होटल में रुक रहे हैं, वहाँ से वापस अपनी गाड़ी में आके आप मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरत नहीं है कि आप पार्किंग के सामने ही रुकें कि हम ही पहले सबसे पहले सुबह टाटा सुमो लेके चले जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो ट्रैकिंग पे इतनी रश रहती है
घोड़े, खच्चरों, पालकियों और पिट्ठुओं की, तो आपको वैसे ही डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा अपनी ट्रैकिंग में। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अपने प्रेफ़रेंस है, लेकिन अगर मेरी टिप मानिए तो सोनप्रयाग में पार्किंग से 2-3 किलोमीटर पहले आप अगर अपना होटल सेलेक्ट कर लें या चूज़ कर लें तो बेटर, होटल ज़्यादा भीड़-भाड़ के बिना बेटर पार्किंग स्पेस और बेटर फैसिलिटीज़ के साथ आपको मिल जाएगा बहुत ही सही रेट में। तो वेदर की और केदारनाथ धाम के टेम्पल के द्वार कब ओपन होते हैं और किस तारीख को क्लोज होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। वेदर तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब कपड़ों की पैकिंग बता रहा था कि मई जून में ज़्यादा गर्मी रहती है, जुलाई अगस्त में बारिश और सितंबर स्टार्टिंग तक भी बारिश रहती है। और देखिए इस पहाड़ों वाले वेदर का कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो फिर भी सितंबर थोड़ा मिडिल से और अक्टूबर तक थोड़ा ठंड ज़्यादा रहती है और अक्टूबर में ज़्यादा ही ठंड रहती है और इवन बर्फ़ गिरने के या बर्फ़ आपको मिलने के रास्ते पे भी चांसेस हो सकते हैं। और जो इसके गेट ओपन होते हैं वो होते हैं मई के स्टार्टिंग वीक में, जब बर्फ़ वगैरह क्लियर हो जाती है, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत पड़ती है टेम्पल पे, पूरा टेम्पल ढक जाता है, तो उसके रास्ते क्लियर करने में और खुलने में जो मई का स्टार्टिंग वीक हो जाता है, 6, 7, 5 तारीख तक गेट खुलते हैं। और गेट बंद होते हैं दिवाली पे। दिवाली जैसे इस साल 2022 में अक्टूबर 24 को है, तो अक्टूबर 24 को गेट बंद हो जाएंगे पूजा के बाद। लेकिन अगर ज़्यादा बर्फ़ रही और ज़्यादा चीज़ें रही दिक्कत वाली तो उससे पहले भी बंद हो सकते हैं। अदरवाइज आज 24 अक्टूबर को गेट बंद हो जाएंगे, तो आप अगर जो भी अपनी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं वो पहले ही कर लें तो बहुत सही रहेगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन से जा रहे हैं तो आपको जो हाईवे और जो रास्ते मिलेंगे काफ़ी बढ़िया मिलेंगे, हरिद्वार ऋषिकेश में। और ऋषिकेश के बाद भी काफ़ी सही रास्ते हैं। बट दिक्कत यह हो जाती है ना कि जो ऋषिकेश के बाद जो रास्ते आएंगे देवप्रयाग, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ धाम तक जाने के, वो वन वे हाईवे है। मतलब एक ही लेन में गाड़ी आ रही है जा रही है और पहाड़ों वाले गोल गोल रास्ते हैं, तो उस पे आपकी स्पीड काफ़ी आपको मेंटेन और कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन जगहों पे जब मैं भी जा रहा था तो मैंने इतने सारे लैंडस्लाइड हुए पड़े देखे। मेरे सामने नहीं हुए, लेकिन रास्तों पे दिख जाता है कि हाँ यहाँ लैंडस्लाइड हो रखा है। और जब मैं भी जा रहा था वहाँ एक लैंडस्लाइड में मुझे 1 घंटे तक रुकना पड़ा था, जिस पे लोग सुबह 4 बजे से रुके हुए थे, लेकिन मैं बाइक पे था तो हम लोग आगे आ गए थे जहाँ तक बाइक वाले सारे खड़े थे। और जैसे ही रोड खोला तो सारे बाइक वाले निकल गए। लेकिन लोग जो फोर व्हीलर में जो बसेस में थे वो सुबह 4 बजे से रुके हुए थे, वहाँ पे लैंडस्लाइड के खुलने का इंतजार कर रहे थे। तो पहाड़ों पे जब भी लैंडस्लाइड होता है तो बहुत ही भयंकर तरीके से जाम लग जाता है और रास्ते पैक हो जाते हैं, तो फोर व्हीलर वाले सबसे ज़्यादा फंसते हैं। बाइक वाले भी जब तक खुलेगा नहीं तब तक फंसते ही हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वेट थोड़ा कम करना पड़ता है बाइक वालों को। या अगर आजू बाजू ऊपर नीचे निकलना भी है तो फिर बैक या कैसे भी वो निकल सकते हैं। लेकिन रास्ते बहुत ही मतलब ऋषिकेश के बाद सही भी हैं, लेकिन थोड़ा आप केयरफुली भी चलें, क्योंकि ये वन वे जाना वन वे आना है और पहाड़ वाले रास्ते हैं। और एक बार जब आप सोनप्रयाग के 35 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो उसके बाद जो रास्ते हैं वो ज़्यादा खराब होने या ज़्यादा उबड़ खाबड़ होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ बहुत जगह पे कंस्ट्रक्शन चालू कर रखा है रोड पे, कहीं पे शायद टनल बन रही है मैंने देखा था। तो उस हिसाब से वहाँ के रास्ते 35 जो 40 किलोमीटर है वो काफ़ी खराब है। और क्योंकि आप बहुत सारे नज़ारे ऐसे देखेंगे जो ऊपर क्लिफ्स लटकी हुई हैं या कैसे, या पत्थर जो बड़े बड़े हैं वो काफ़ी जगहों पे आपको रोड पे गिरे हुए दिखेंगे। और बड़े बड़े मीन्स कार जितने बड़े बड़े पत्थर आपको रोड पे गिरे हुए दिखेंगे। या आप सामने कोई लैंडस्लाइड हो भी गया तो आपको डर लगेगा, और जो क्लिफ्स रहते हैं लटके हुए उनके नीचे से जाने में। तो रोड काफ़ी डेंजरस है और बारिश अगर आ जाती है तो और ज़्यादा डेंजरस होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, जो अपनी जर्नी है आप हमेशा डे में रखें। रात में गाड़ी ना चलाएं ऐसे रोड पे, क्योंकि ज़्यादा खतरा होता है एक्सीडेंट या कोई भी दुर्घटना होने का। तो जो भी जर्नी आप अपने दिन में करें। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो जॉब करते हैं या जो बिजनेस या आपकी फैमिली या कहीं से भी निकल के जा रहे हैं तो वो अपनी एक डेज का प्लान बनाना चाहेंगे कि भाई टाइम कितना लग जाएगा हमें जाते जाते। तो आप किसी भी शहर या किसी भी सिटी से आ रहे हैं, उसका मैं टाइम या डिस्टेंस नहीं बता पाऊँगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मैं एक पॉइंट रखूँगा ऋषिकेश या हरिद्वार, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहीं आके रुकते हैं और फिर यहाँ से अपना ट्रैवल आगे चालू करते हैं। तो अगर आप ऋषिकेश या हरिद्वार से अपना ट्रैवल चालू कर रहे हो तो एक दिन आपको लगेगा ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुँचने में, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि ऋषिकेश से सोनप्रयाग आप एक दिन में करें। तो थोड़ा बहुत सोनप्रयाग आप
एक्सप्लोर भी कर पाएँगे और थोड़ा बहुत अपने आप को सेटल भी कर पाएँगे अगले दिन की ट्रैकिंग से पहले। फिर एक दिन आपको लगेगा ट्रैकिंग ऊपर जाने में और अपने आप को सेटल आउट करने में, और जो शाम की आरती होती है अराउंड 7, सवा 7 बजे, साढ़े 7 बजे, उसको अटेंड करने के लिए। और फिर एक दिन वही आपको नीचे आने के लिए भी लगेगा, अपनी बॉडी को थोड़ा सेटल करके आराम-आराम से नीचे आने के लिए और वापस अपने होटल कोई सोनप्रयाग तक जाने के लिए, और एक दिन वापस लगेगा आपको सोनप्रयाग से हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुँचने में। जिस भी तरफ आप जा रहे हैं, जहाँ भी आपका एक स्टॉप था इनिशियल उत्तराखंड में, वहाँ तक जाने के लिए। तो ये तो हो गए 4 बेसिक दिन ऋषिकेश और हरिद्वार से जाके और आना। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि आपके प्लान क्या हैं, आपने किस हिसाब से प्लान किया है। तो ऊपर जब हम केदारनाथ धाम पे पहुँचते हैं, तो वहाँ भी घूमने के लिए और भी जगहें हैं। जैसे कि अगर भीमताल और मेडिटेशन के और भैरवनाथ टेम्पल और आजू-बाजू पहाड़ों पे थोड़ी ट्रैकिंग है। तो अगर आपके प्लान्स हैं वहाँ भी जाने के, तो आप जितना भी 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, वो भी आप अपने ट्रिप में ऐड कर लीजिए। लेकिन अगर आप बेसिक जा रहे हैं कि जाएँगे, ट्रैक करेंगे, दर्शन करेंगे और वापस आ जाएँगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं इतना, तो ऋषिकेश और हरिद्वार से जाना और आना 4 दिन मान के चलिए। तो अब बस अपने वीडियो के एंड की तरफ आ गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो भी डिटेल्स हैं, जो भी नई-नई चीज़ें मैंने बतानी थी वो सारी मैंने बता दी हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया मैं, कि अपनी जब ट्रैक चालू करें तो आपको एक स्टिक मिलेगी लकड़ी की, बैम्बू की। तो वो स्टिक ज़रूर ले लें, वो ₹50 की होती है, और जब आप रिटर्न आओगे ट्रैकिंग से अगर वो वापस करोगे तो आपको ₹20 वापस मिल जाएँगे उसके। तो ₹30 की वो स्टिक आपके पूरे ट्रैकिंग में चढ़ने और उतरने में काफ़ी काम आएगी, और जब भी आप थक जाएँगे तो काफ़ी सहारा देगी आपको स्टिक। और ₹30 में प्लीज़ इस एक्सपेंस को ज़रूर करिएगा, और स्टिक अपने साथ एक लकड़ी की ले जाइएगा, क्योंकि वो स्टिक सिर्फ़ चढ़ाई के काम भी नहीं आएगी। मैं आगे कुछ बातें बताने वाला हूँ कि एक केदारनाथ धाम पे जाने के बाद जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो चीज़ें होती हैं, तो कुछ मैं अच्छी चीज़ें बताना चाहूँगा और कुछ मैं बुरी चीज़ें बताना चाहूँगा। बुरी चीज़ें इन द सेंस, जैसे बुरी नहीं, लेकिन जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और जिन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कम तकलीफ़ होगी। तो अच्छी चीज़ों में अगर मैं बताना चाहूँ, तो जो एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव हुआ आपको जाने का, और जब आप ट्रैकिंग चढ़ेंगे और वो खूबसूरत नज़ारे देखेंगे, झरने देखेंगे, नदी देखेंगे और आसपास का बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट देखेंगे, मौसम बदलते हुए देखेंगे अपने सामने, गर्मी से ठंडी से बारिश से बादल से धुंध तक, और वो सब चीज़ें देखेंगे। और जब आप ट्रैकिंग में ऊपर पहुँच जाएँगे, तब केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे, जो कि काफ़ी लोगों का सपना रहता है, काफ़ी लोग नहीं आ पाते। अगर आप जा रहे हैं तो आप लकी हैं, आपको दर्शन हो रहा है, तो आप उससे भी ज़्यादा लकी हैं, आप आरती अटेंड कर रहे हैं। तो ये जो फीलिंग रहेगी और जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, और उसको मैं कह सकता हूँ एक लकी चीज़। और काफ़ी एडवेंचरस जगह है, अगर आप एडवेंचर करने के लिए भी, एक ट्रैक करने के लिए भी जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको कि आप वहाँ जाएँ। अब जो चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए, या जो बुरी चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा कि बदलनी चाहिए या कुछ तो होना चाहिए उन चीज़ों का, तो वो काफ़ी सारी है एक्चुअली में। तो उनमें से जो सबसे पहली चीज़ है, वो ये है कि जो घोड़ों की और खच्चरों की जो भीड़ और जो ट्रैफ़िक हो गया ना, क्योंकि रास्ता इतना बड़ा नहीं है ट्रैकिंग का, और उसपे लोग भी चल रहे हैं, पिट्ठू भी चल रहे हैं और पालकियाँ भी जा रही हैं, आ रही हैं, सामान लेके भी जा रहे हैं। काफ़ी सारा आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का सामान भी जा रहा है, क्योंकि ऊपर अब गवर्नमेंट की होटल्स बनने वाली हैं स्टे के लिए, तो काफ़ी रश रहता है एक रूट पे। अगर आप नॉर्मल सीज़न में नहीं भी जा रहे हैं, अगर आप सीज़न में जा रहे हैं फिर तो आपकी 12 बजनी बजनी है। लेकिन आप नॉर्मल सीज़न में नहीं भी जा रहे हैं, आप बिल्कुल ऑफ सीज़न या बारिशों में या इवन सितंबर में भी जा रहे हैं या अक्टूबर में, तो आपको काफ़ी रश देखने को मिलेगी घोड़ों की, खच्चरों की। और मुझे ऐसा लगा कि ये लोग चढ़-उतर ज़्यादा नहीं रहे, जबकि घोड़े चढ़-उतर ज़्यादा रहे हैं। और एक काफ़ी बेकार चीज़ देखी मैंने कि इनको घोड़ों को और खच्चरों को कुछ ढंग से इनकी देखभाल नहीं की जाती, ना इनको ढंग से कुछ खिलाया जाता है। क्योंकि जब मैं चढ़ रहा था, उतर रहा था, तो मैंने ऑलमोस्ट एक घोड़े को मरा हुआ देखा, तड़प रहा था ज़मीन पे। बाद में 2 और घोड़े भी ऐसे मैंने देखे जो तड़प रहे थे। एक घोड़े ने एक लेडीज़ को गिरा दिया, वो बैठ गया ज़मीन पे। तो काफ़ी जानवरों के साथ, इनके साथ काफ़ी बुरी गत करी जा रही है। इनको 2 से 3 चक्कर लगाए जाते हैं पूरे दिन में, और खाने के नाम पे मैंने एक घोड़े को पुट्ठा खाते हुए देखा, जो हमारे कार्टून्स होते हैं ना, पाठा बोलते हैं जिसको, वो खाते हुए देखा, तो मुझे काफ़ी मतलब दुःख हुआ।
और दुःख इस चीज़ का भी हुआ कि यार कुछ यंगस्टर्स ऐसे भी हैं जो सिगरेट पी के जा रहे हैं और घोड़े के ऊपर बैठे हैं और वो ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि उनको सिगरेट पीना है। तो उस टाइम पे मजनू भाई की बड़ी याद आई, जो उनकी पेंटिंग थी घोड़े के ऊपर गधे वाली। तो वो पेंटिंग बिल्कुल मेरे नज़रों के सामने मुझे सही होते हुए दिखी। तो ऐसे लोग भी कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने टशन को छोड़ के अगर आप कहीं आए हैं भक्ति से या इवन एडवेंचर से भी, तो आप जानवरों को परेशान करना छोड़िए, अपना सिगरेट रखिए साइड में और ट्रैकिंग करिए। या अगर ट्रैकिंग करते करते सिगरेट पीने की हिम्मत है तो कर लीजिए, लेकिन घोड़े या खच्चर ये चीज़ वो ही यूज़ करे जिनको ज़रूरत है उनकी, या एजेड लोग हैं जो चल नहीं सकते, जिनको बीमारी है। मुझे अस्थमा है, फिर भी मैंने रिकमेंड नहीं किया कि मैं घोड़ा या खच्चर या कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ करूँ। मैं अपने पैरों पे ही जाऊँगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो फीलिंग तो आएगी ना अंदर की, हाँ हम कहीं आए और हमने कुछ किया और फील आई। तो पहली सबसे खराब चीज़ तो ये लगी, घोड़ों खच्चरों का वैसे भी ट्रैफिक ज़्यादा है और उनके जो संभालने वाले हैं वो 5-5 4-4 घोड़े एक साथ लेके, और वो अपने मज़े में मस्ती में ऐसे चलते रहते हैं पीछे। और वो घोड़े कहीं भी जाएँ जाएँ वो बस जो लोग चिल्लाएँगे सामने से कि कोई गिर गया घोड़े से टकरा के या घोड़ा किसी के पास में आ गया, तो जब वो लोग चिल्लाएँगे तब उनका ध्यान जाता है, और ध्यान जाता है भी तो ऐसे बिल्कुल रूडली बात करते हैं ना कि अरे क्या, कैसे, जगह छोड़ो ये वो, तो काफ़ी मतलब खराब चीज़ है। तो जो स्टिक मैंने बताई थी आपको, तो यहाँ भी काम आएगी। जब भी कोई घोड़ा या खच्चर आपके पास आए तो स्टिक से आप उसको डरा के थोड़ा दूर कर सकते हैं। तो तीसरी तो ये चीज़ काफ़ी काम की है। तो घोड़े और खच्चरों के ट्रैफिक और उनकी हालत के अलावा अ, आप जब रोड भी देखोगे तो घोड़े और खच्चर की इतनी शिट पड़ी हुई देखोगे नीचे, या जो उनका गंदे वो पड़ा हुआ देखोगे नीचे कि आपको ऐसा लगेगा कि सीमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसी चीज़ से भर गया रास्ता। तो जो भी सफाई वाले या बहुत ऐसे लोग हैं जो साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं, वो थोड़ा सोच के जाए दिमाग में कि भाई ये चीज़ें मिलने वाली हैं, तो वैसे ही ढाल लें अपने आप को। और इस चीज़ के बाद जो दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वो अकोमोडेशंस और उनके रेंट काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। बहुत सारे फैमिलीज़ और लोगों को मैंने आते हुए देखा जिनको रूम मिला भी नहीं, और वो टेंट में शायद रुक नहीं पाएँगे या जैसा भी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महँगी हैं ऊपर होटल और रेस्टोरेंट, और फ़ायदा उठाया जाता है इन चीज़ों का। और उसके बाद जो मैं बात करना चाहूँगा अगर किसी चीज़ की, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगी वो चीज़, जो केदारनाथ मंदिर है उसके जस्ट पीछे की साइड थोड़ा हल्का-सा राइट की साइड अगर जब देखोगे तो एक कार्यालय बना रखा है उन्होंने, महापूजा का कार्यालय है कुछ। वहाँ पे जाके आप 6,500 7,000 कुछ देंगे, तो जो आपको अंदर जाके वो शिवलिंग के पास बिल्कुल जाके बहुत ही ईज़िली दर्शन करा देंगे, और इवन शाम की जो आरती होती है वो जाके आपको बहुत पास से कराएँगे। या इवन सुबह को अगर आप नॉर्मल पब्लिक हैं और बहुत ज़्यादा लाइन में खड़े हैं पीछे तक, जो कि डेली लगती है, और वो आप स्किप करने के लिए अगर आप 1200-1300 देना चाहें, जो वहाँ पे पंडित रहते हैं उनको वो लेके, और आपकी सीधा एंट्री पीछे वाले गेट से कराते हैं अंदर तक। और अंदर तो सुबह एक ही हो जाता है कि नॉर्मल पब्लिक भी जो बाहर से आ रही है और जो आप वीआईपी साइड से आए, और सबको एक ही अंदर पूजा की मौका मिलता है या चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो लोग लाइन में खड़े हैं, जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनको हटा के और आगे से जाके वो 12-1300 लेके वो ये चीज़ कर रहे हैं। और इवन जो शाम की आरती होती है, जो बहुत ही आकर्षित होती है जब टेम्पल की लाइट्स एकदम जगमगाने लगती हैं, तो उसमें 6,500-7,000 लेके और अंदर जाके आरती कराते हैं, और नॉर्मल पब्लिक को ऐसे गंदी तरह से धक्का देते हैं ना वहाँ पे जो बाहर पंडित या लोग खड़े हैं अंदर। मतलब आप 1 सेकंड जस्ट आके मुँह सामने रुकेंगे और आपको धक्का दे दिया जाएगा, और बहुत ही बुरी और रूड तरीके से धक्के देते हुए आपको निकालेंगे, क्योंकि आपने 6,500 नहीं दिए हैं, शायद इसीलिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी कि भाई पैसे वालों के भगवान अलग और जो नॉर्मल पब्लिक लाइन में लगी है उनके भगवान अलग। लेकिन फिर जो 2-3 लोग साथ में थे उन्होंने बोला हर जगह ऐसा है, कहीं भी वो जाएँ, शनि शिंगारपुर या कैमल साइड पे भी 2-3 मंदिर हैं। उन्होंने नाम दिए उन मंदिरों के भी कि अगर यहाँ भी जाएँ तो यहाँ भी हर चीज़ में ये इन्होंने कर रखा है, पैसा, पैसा, पैसे की, और पैसे की ही माया, भगवान से ज़्यादा पैसे की माया उन्होंने बना रखी है हर जगह पे। तो काफ़ी खराब चीज़ लगी मुझे ये।
तो अब इन्हीं चीज़ों के साथ अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कोई भी ऐसी जानकारी जो रह गई हो, जो मैंने ना बताई हो या मैं भूल गया हूँ या आपको जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या जानना चाहते हो। अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ है या कोई ऐसी पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसपे एक अलग से वीडियो बना देंगे या आपको यूके साइट की रजिस्ट्रेशन का चाहिए वीडियो तो वो अलग से वीडियो बना देंगे उन चीज़ों पे। और जाने से पहले कुछ एक छोटी-मोटी टिप्स दूँगा। छोटी-मोटी टिप्स ये दूँगा कि अगर आप पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं तो ज़रूर अपने कंफर्टेबल कोई शूज़ ले जाना जो ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना हो या कोई स्पोर्ट्स शू हो, तो आपको ज़्यादा ईज़ी रहेगी ट्रैकिंग करने में। और जो अपना बैग लेके जाएँगे सोनप्रयाग के ही होटल में मोस्टली सामान आप छोड़ के जाना। काफ़ी सही लोग हैं छोड़ने देते हैं सामान और अपना कोई नॉर्मल सा बैग जिसमें नॉर्मल सी चीज़ें आपको जो भी रिक्वायर्ड हो सिर्फ़ वही चाहिए हो कि बैग हैवी मत लेके जाना क्योंकि अगर हैवी बैग आप लेके गए तो ट्रैकिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा दुर्भर और मुश्किल होने वाली है। और अपने साथ 1-2 एनर्जी ड्रिंक्स रख लेना साथ में क्योंकि जब आप ऊपर जाते जाएँगे और पानी की बोतल रख लेना क्योंकि वो फिर पानी की बोतल और एनर्जी ड्रिंक आपको तिगुना चौगुना रेट में मिलेगी। 70-80 ₹100 की और एनर्जी ड्रिंक 50 से ₹60 की मिलेगी। इवन जो 1-1 ₹2-2 की जो चीज़ें हैं जो कैंडीज़ आती है वो भी आपको ढाई-ढाई ₹3-3 में ऊपर मिलेंगी। और इन चीज़ों को काफ़ी महँगा किया गया है ऊपर। और जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हमारे खच्चर और घोड़े पे लाद के लाना पड़ता है, 2500 एक ट्रिप के लगते हैं। तो क्या सही क्या गलत हो तो चलो मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ऊपर अगर आप जाएँगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महँगी होती जाएँगी तो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हो और जो कम से कम चीज़ें हो वही अपने साथ आप लेके जाना अपने बैग में। और एक बैग ज़रूर आप कैरी करने का रख लेना अपने साथ में, तो आपको काफ़ी ईज़ी रहेगा। रेनकोट अगर आप भूल गए हैं अपने सिटी या कहीं से भी लाना और परेशान हो तो परेशान मत होइए। आपका जो मार्केट चालू हो रहा है सोनप्रयाग का और गौरीकुंड में भी इवन काफ़ी अच्छा मार्केट है। जब आप वापस आएँगे तो दिन में देखेंगे पूरा मार्केट खुला हुआ, तो काफ़ी सारी शॉपिंग करने की चीज़ें और रिक्वायर्ड चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी और 100-100 रुपए में आपको रेनकोट भी मिल जाते हैं। तो रेनकोट अगर नहीं लाए तो टेंशन ना करिए, रेनकोट आपको मिल जाएगा 100-100 रुपए में। और काफ़ी सारी शॉपिंग करने की चीज़ें और जगहें भी आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड में मिल जाएँगी। गौरीकुंड खास करके मुझे काफ़ी सही लगा जब मैं वापस आ रहा था तो काफ़ी पूरा मार्केट खुला हुआ था और अच्छा खासा एक छोटा-मोटा सिटी जितना लग रहा था। तो वहाँ से आप काफ़ी सारी अलग-अलग चीज़ें ले सकते हैं। मैं भी कुछ चीज़ें ले आया था जो यूनिक चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो आप भी ये ले सकते हैं। तो अब जाने से पहले आपको ट्रिप के जो भी मेरे 2-3 वीडियोज़ हैं या थोड़े से झलकियाँ हैं वो ज़रूर देखिए। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जितना प्यार मिल रहा है थोड़ा और प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर और वीडियोज़ बना सकूँ किसी अलग-अलग टॉपिक पे या अ, किसी अलग-अलग जगहों को लेके क्योंकि ट्रैवल तो अब इतना हो नहीं पाता। ट्रैवल के इतने सारे वीडियोज़ पहले मैंने बनाए थे, अब मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि होता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा किसी न किसी चीज़ को लेके एक जानकारी या इन्फॉर्मेशन या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताता रहूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।